पहले क्वेश्चन लिख लिया ना सारे बच्चों ने। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर मैंने बोला सोचने को, तो रिफ्लेक्सिव को सोचने का तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए था कि क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखते हैं। ये सारे के सारे बेटा कौन से सवाल हैं, ये बोर्ड में आए हुए कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये 6 नंबर में आते थे, अभी भी 5 नंबर में थोड़ा ज़्यादा लेंदी सवाल होते हैं, ठीक है। ये प्रूविंग में आते हैं। सवाल में कहता है कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ... 9 9 तक एलिमेंट्स हैं, ओनली 9 एलिमेंट्स हैं, बस खत्म। आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए, जो रिलेशन है वो ए का ए के साथ है, और रिलेशन कुछ ऐसे है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ऐसे पढ़ रहे थे, ए रिलेटेड टू बी पढ़ रहे थे, बी रिलेटेड टू सी पढ़ रहे थे, यहाँ पे पेयर में है, मतलब ए बी पूरे का रिलेशन सी डी के साथ है, और रिलेशन बड़ा अच्छा है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ऐसे है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी है, और इसका मतलब ये दे रखा रिलेशन का इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो रहा है, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट के साथ ऐड हो रहा है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन कभी बदलेगा भी कैसे? हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो, बीच के दोनों ऐड हो रहे हो मल्टीप्लीकेशन में, समझ में आया? तो रिलेशन हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेरी करेगा। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए बी और सी डी दोनों के दोनों ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, वहीं से तुम्हारा ये ए बी सी डी सारे के सारे वहीं से आएंगे। प्रूव तुम्हें ये करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लास बताओ 2,5 की क्या होगी, ये सवाल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, चीजें ऐसी चलती हैं रिलेशन में। एक होता है रिफ्लेक्सिव, और दूसरा क्या होता है बच्चा बोलो? सिमेट्रिक। तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव। और ये तीनों जब हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। जब इक्विवेलेंस होता है तो वहीं से इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, यही तो पढ़ाया था अभी तक। तो पहली हेडिंग डालो रिफ्लेक्सिव, सारे बच्चे लिखो तो। पहली वाली हेडिंग लिखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में ऐसे लिखेंगे, लेट लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। एन का मीनिंग नेचुरल नंबर मैंने क्यों लिखा बच्चा, कोई बताएगा? क्यों लिखा बता बेटा? मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग नंबर थे ना 1 से 9 तक, तो मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया उसको आसान करने के लिए। अच्छा, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन लिख सकता हूँ, या फिर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए लिख सकता हूँ। ए लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर मैं इसमें ये रिलेशन लगाऊं तो भैया ये लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही तो कहता है कि ए बी मतलब ए कॉमा, ऐसे ही तो होता है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे ही तो होती है कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यही तो होता है। लेकिन यार यहाँ पे एक एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ कितने की हो रही? पेयर में हो रही, दो दो की। तो दो लिए मैंने, तो ये कह रहा है कि ए बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? ए बी रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। बी 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 ए कौन बोल रहा बेटा? ए बी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए, यही बोल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले? अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव में मैंने ए बी को मैं आगे पीछे लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम रह रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी लिख सकता हूं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर आर इज, क्या लिख दो? देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव लिख दो बेटा, इट इज रिफ्लेक्सिव। जल्दी लिखो तो। अच्छा अच्छा, लिखते चलो जैसे जैसे चल रही चीज, लिखो। देखो ए बी रिलेटेड टू ए बी है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था याद करो, पहली वाली क्लास में ए कॉमा ए होता था। यहाँ पे ए कॉमा ए नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा रिलेशन दो दो में है, दो दो एलिमेंट के साथ है, दो दो एलिमेंट के साथ है ना, तो ए बी रिलेटेड टू ए बी लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में दो ऑर्डर्ड पेयर का दो ऑर्डर्ड पेयर के साथ लेना पड़ेगा। सिंगल होता तो हम क्या लिखते थे? ए रिलेटेड टू ए लिखते थे। अब यहाँ पे ए बी का है तो हम ए बी रिलेटेड टू ए बी लिखेंगे। रिफ्लेक्सिव के केस में अगर मान लो यहाँ कुत्ता कॉमा बिल्ली लिखा है, तो कुत्ता कॉमा बिल्ली रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? कुत्ता कॉमा बिल्ली होना चाहिए, समझ में आया?
कब नहीं होता? ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन सोचेंगे बेटा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे। रिफ्लेक्सिव कब नहीं होता, कैसे सोच रहे बेटा तुम इसको? हाँ देखा ना, मैंने ऐड किया ना, ये दोनों पे फर्क तो पड़ा नहीं ना, तो रिफ्लेक्सिव है। सेम है ना, वो अंतर तो नहीं आ रहा है ना उस पे। ठीक है, आगे देखो, इसके तुरंत बाद लिखो सिमेट्रिक, लिखो तो, उसके बाद लिखो सिमेट्रिक। तुम लोग क्या करो ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक एक, इसीलिए इस चैप्टर के तुम एक चीज बताओ, मैं सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? मेरे को पता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद डाउट आएंगे, इसीलिए मैं पूरी एनसीईआरटी, पूरी एग्जाम्पल और सारे पीवाईक्यू सारे ही करा रहा हूँ। नहीं तो अभी तक तो सिलेबस हो चुका होता काफी चैप्टर का। मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को करने का है ना, कुछ क्वेश्चंस का करने का सेम पैटर्न है, कुछ क्वेश्चन का डिफरेंट है। जैसे आज तुम जो पढ़ रहे हो ना, आज तुम्हें पता चलेगा अच्छा ऐसे भी प्रूव होता है, इसमें नया मेथड हम लोग सीखेंगे। तो सारे क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं, और इनको घर जाके तुमको नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ाया जा रहा वो बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तुमने लिख के प्रैक्टिस किया था? पक्का? ठीक है, सारे करते रहो बेटा। हेडिंग लिखो सिमेट्रिक। अब हमें सिमेट्रिक वाला प्रूव करना है। अब सिमेट्रिक के बारे में सोचो, सिमेट्रिक में क्या होता था? हाँ सोचो, पहले सोचो फिर लिखो, ट्राई करो। बहुत बढ़िया। चलो, जिन बच्चों का नहीं हुआ यहाँ पे देखो, हम लोग ऐसे लिखेंगे सिमेट्रिक के केस में, लेट ए बी सी डी एक बार भी एक साथ भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सिमेट्रिक में कैसे लिख सकते हैं? ए बी बोलो, ए बी बिलोंग्स टू, ये क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन से ए लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए एंड, आगे आगे क्या लिखेंगे बोलो? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू, अच्छा ऐसे लिखोगे इसको, ए बी, नहीं ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे फंस जाओगे बेटा। ए बी ऐसे होता है, ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी, तब उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं ना, उसको ऐसे ना करो, इसको और आसान तरीके से लिखो। ये हम लोग करते थे सिंगल सिंगल एलिमेंट में, यहाँ ऐसे सोचो, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन लिख दो या ए लिख दो, ठीक है? ये सारा का सारा ए से बिलोंग कर रहा है। अब रिलेशन का सोचो, रिलेशन कैसे बनाओगे बच्चा इसका? अब रिलेशन ऐसे लिखोगे, ए बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, ध्यान से समझना, ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी किससे रिलेटेड होना चाहिए? ए ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। ये पूरा एक एलिमेंट है बच्चा। तो अगर ये एलिमेंट पूरे का नाम में पी लिख दूं तो पी रिलेटेड टू क्यू है तो क्यू रिलेटेड टू पी आना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ पे जो ये रिलेशन दे रखा, ये रिलेशन, ये वाली डेफिनेशन लगाओ। ये डेफिनेशन कहती है अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ए ऐड होगा लास्ट वाले के साथ। तो ए किसके साथ ऐड होगा बोलो? ए प्लस डी इक्वल टू, ये रिलेशन देखो बेटा, इक्वल टू, ये इसका इसके साथ ऐड होगा तो बी प्लस सी। यहां तक कोई आपत्ति? हम प्रूव क्या करने वाले हैं पता है? मैंने लिखा ये वाला रिलेटेड ये है, हमें प्रूव करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी है, सी डी को आगे लाना है ना। तो सी डी को आगे लाने का सबसे बेस्ट तरीका तो है कि ये बी सी उठाओ यहाँ ले जाओ, ए डी उठाओ यहाँ ले आओ, इंटरचेंज मार दो, ये पूरा का पूरा यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी। अभी भी बात बन नहीं रही भाई, इसको इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करेंगे कैसे? बी प्लस सी को बेटा सी प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस डी को डी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा देखना, किससे रिलेटेड हो गया? देखा, ये किससे रिलेटेड हो गया? पूरा का पूरा समझो बात को। इस पूरे को लिख सकते हो तुम सी डी, इसको लिख सकते हो दिस इंप्लाइज सी डी रिलेटेड टू, बोलो बेटा, सी डी रिलेटेड टू ए भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी रिलेटेड टू ए बी डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखो तो। बस लिखने का तरीका जान लो, कर क्या रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। देखो मेरी बात समझना, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, कर सकते हो। मेरी बात समझो, करने के तो यार बहुत ढेर सारे तरीके हैं। फिर वही बात आ जाएगी,
प्रूविंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रूविंग के क्वेश्चन ऐसे करो जो सीबीएसई बोर्ड में हर जगह मान लिए जाएं, जहाँ पे मार्क्स ना कटें। कुछ स्कूलों में देखा था क्लास 10th में 11th में कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं, हमेशा टीचर वही मार्क्स काटते हैं ना। अलग अलग मेथड से करते हो, वो कुछ सारे मेथड सही होते हैं लेकिन वो टीचर मार्क्स काट देता है। हम लोग जो कर रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड में चाहिए उसको, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में जो आंसर की निकलती है ना, तो वो किस टाइप से चाह रहे हैं, मैं वैसे ही करा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। प्रूविंग के क्वेश्चन, क्योंकि प्रूविंग के क्वेश्चन तुम्हारे जेई में थोड़े नहीं आ रहे, किसी कंपटीशन में थोड़े नहीं आ रहे, ये तो सीबीएसई में आएंगे। तो इनको हमें प्रूविंग के क्वेश्चन को बहुत तमीज से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। बच्चों के मार्क्स इसी में जाते हैं। अच्छा, देयरफॉर इट इज, भाई ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब तुम्हें करना है ये वाला पार्ट। अब हेडिंग लिखो ट्रांजिटिव। देखो बच्चा, ट्रांजिटिव लिखने के बाद दिमाग लगाओ। अब हेडिंग लिखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में पेयर वाइज लेना होगा। पेयर वाइज कैसे लोगे? लेट ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, आगे बोलो, बोलो सोचो। ई एंड एफ लेना पड़ेगा, ध्यान से समझना। हम लोग लेते थे ट्रांजिटिव में तो ऐसे करते थे कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो हम लोग चेक करते थे ए रिलेटेड टू सी, ऐसे करते थे ना। अब यहाँ पे पेयर एक्चुअली दो दो के बन रहे हैं, तो हम लोग जो चेक भी करेंगे दो पेयर के साथ करेंगे। तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, दो दो के पेयर ले लिए। ए बी सी डी तो था ही, मेरे को ए बी का रिलेशन अगर मैंने सी डी से दिखा दिया और सी डी का रिलेशन मैंने ई एफ से दिखा दिया, तो ए बी का रिलेशन किससे दिखाना पड़ेगा? यही तो लॉजिक होता है, यही लॉजिक होता है ना। तो सारे बिलोंग्स टू ए कर दो या नेचुरल नंबर लिख दो। जल्दी लिखो, क्या बच्चा दोबारा कर सकते वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो। अगर मान लो ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहो, देखो बच्चा, क्योंकि अगर तुम लोग तो ऐसे लिख रहे हो ना, ए कॉमा बी रिलेटेड टू बिलोंग्स टू, बोलो ए एंड बी कॉमा सी, ये पेयर में नहीं लेंगे बेटा। ए बी रिलेटेड टू, नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पेयर में नहीं लेना। इसको ऐसे लेना पड़ेगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ऐसे लिखेंगे। लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू, बोलो बेटा, ई एफ। अब हमें क्या प्रूव करना है, बोलो, ए बी रिलेटेड टू ई एफ प्रूव करना होगा, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद करना चालू करो। पहले क्या करोगे, अगर मैंने पहला वाला स्टेप लिखा तो इसका लॉजिक कोई बच्चा बताएगा, क्या लिखेंगे, बोलो, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई। अच्छा, सेम तरीके से दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब की बार लिखेंगे सी प्लस एफ इक्वल टू, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को बच्चा हम ऐड करेंगे। ऐड करोगे तो ये लिखोगे ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बहुत सी चीजें तो भाई इसमें कैंसिल आउट होंगी, जैसे सी से सी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट में तुम्हारे पास बचा है वो है ए और बचा एफ, राइट में बचा बी और बचा ई। हो गया क्या काम? हो गया ना भाई, ये तो हो गया। देखो ध्यान से देखो, ये यहां से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बोलो, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। भाई मस्त सवाल है, एग्जाम में आएगा, हर बार टेस्ट में पूछूंगा। एक स्टेप जिसने गायब किया उसको जलील किया जाएगा क्लास में, ठीक है बेटा। जल्दी लिखो।
क्योंकि मार्क्स आया। ध्यान से सुनना बेटा कैसे करते हैं। सिंगल इक्विवेलेंस होता है, हम आराम से निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऐसे सोचो 2,5 था ना, तो जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास जब भी निकालेंगे तो ये है मेरे पास 2,5, तो मैं लिखूंगा 2,5 रिलेटेड टू ए कॉमा बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई इशू नहीं है। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला का मतलब जो इनका रिलेशन है वो क्या कहता है? फर्स्ट एलिमेंट किसके साथ ऐड हो रहा है बेटा? लास्ट। तो मैं लिखूंगा 2 प्लस बी किसके इक्वल हो रहा है? 5 प्लस ए के इक्वल ही तो हो रहा है। ए बी की वैल्यू ही तो बतानी है, बड़ा आसान। देखना ए और बी की वैल्यू कहां से लेंगे बेटा? हम लेंगे तो सारी वैल्यू 1 से लेके 9 तक। सबसे छोटी वैल्यू बेटा मैं अगर 1 ले लूं बी की वैल्यू, तो यहां तो 3 आएगा, हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो ना, अगर मैं 1 ले लूंगा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 2 ले लूं यहां पे वैल्यू नहीं है, लेकिन अच्छा यहां पे अगर मैं 3 ले लूं, 3 और 2 5 हो गए, तब भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 0 भी नहीं ले सकते। अच्छा, तो मैं मिनिमम वैल्यू कितनी लूंगा यहाँ पे? 4। अगर मैं इसकी वैल्यू बी की वैल्यू 4 ले रहा हूं तो ए की वैल्यू कितनी लेनी पड़ रही है? 1। एक तो ये बन गया। दूसरा, अगर मैं इसकी बी की वैल्यू 5 ले रहा हूं तो 5 और 2 हो गए 7, तो यहाँ पे 2 लेने। मैंने उल्टा लिखा, सॉरी। कितना बचा? 1,4 हो गया। आगे बोलो। 2,5 हो गया। आगे बोलो। हाँ, 5 कॉमा और भी है, 6,9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये पेयर बन गए। ये तो मैंने वो तरीका बताया जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका देखना। मैं अगर इसको इधर लेके आ जाऊं, मैं इस ए को इधर लेके आ जाऊं, तो मैं लिखूंगा b माइनस ए इक्वल टू 5 - 2। तो b माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। अब तुम्हें b और a की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका डिफरेंस कितना आ जाए। देख बेटा, ये सारी वैल्यू ऐसी हैं जिनका डिफरेंस 3 है। लॉजिक समझ में आ गया? ये भी एक आसान तरीका है। ऐसे ही किया होगा ना तुमने बेटा? हाँ, लिख लो, कोई भी तरीका लिख लो। तो ये सारे ही आंसर हुए, सारे लिखने पड़ेंगे। लिखो, ये था इक्विवेलेंस क्लास। ये क्वेश्चन बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन और भी करने हैं, ठीक है? अभी था ये प्लस वाला, ऐसे एक मल्टीप्लीकेशन का भी होता है। जल्दी करो, हटा दें। चेंज कर रहा हूं बेटा। लिख लिया? हिमांग लिखा? चलो बच्चा लोग, ये सवाल लिखो। पहले सवाल अच्छे से नोट करो और ट्राई करो। अच्छा सुनो, क्या बता रही बच्चा? पहले मैं इसको थोड़ा समझा दे रहा हूं, फिर तुम लोग करोगे। सवाल कहता है कि लेट एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पे कोई सेट नहीं दे रखा, सारे के सारे नेचुरल नंबर एक साथ दे दिए, ठीक है? एक साथ दे दिए। कहता है ए बी रिलेटेड टू सी डी है। ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। ए बी एक पेयर में है, सी डी पेयर में, इनका रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? क्या इसका पहला एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और बचे हुए बीच के एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हैं, और उधर उल्टा हो रहा है। उधर जो ऐड हो रहे थे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई थे वो ऐड में आ गए। ये रिलेशन है, ठीक है? हमें इक्विवेलेंस अगर प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो ना शो दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो पक्का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। सारे बच्चे लिखने का तरीका सीख लेंगे एक बार ध्यान से, अच्छे से। हेडिंग लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में, रिफ्लेक्सिव के केस में हम लोग लेते क्या है? बोलो बच्चा। लेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी लेते हैं हमेशा। ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, यही तो होता है। और ए कॉमा बी बिलोंग कहां से कर रहा है? लिख सकते हैं। ये साइन किस चीज का होता है बेटा, बताना?
फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। जो मैंने ये रिलेशन लिखा है इसमें फॉर्मूला पेल दो, लगाओ फॉर्मूला। लगा सकते हो, कैसे लिखोगे बोलो। हम लिखेंगे इसमें ए बी, दिस इम्प्लाइज ए ए बी, मतलब यहाँ रहेगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई लास्ट के साथ, इसका मल्टीप्लाई लास्ट के साथ, तो ए डी ब्रैकेट में क्या रहेगा, बी प्लस ए, यही रहेगा ना, इक्वल टू, अच्छा राइट में उल्टा हो जाएगा, राइट में हो जाएगा बी ए और अंदर आ जाएगा ए प्लस बी। बेटा ये जो चीज़ें लिखी हैं वो सेम है या डिफरेंट हैं, चेक करना। सेम है ना यार भाई, यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, यहाँ ए प्लस बी है, एक ही बात है ना। लिख दो देयरफॉर इट इज, देयरफॉर ऐसे ऐसे लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। भाई एक पार्ट तो समझ में आ गया कि ये पक्का रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग खेलेंगे सिमेट्रिक में, अब हम लोग करेंगे सिमेट्रिक वाले पार्ट को। हेडिंग लिखो बड़े प्यार से, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सबसे पहले लिखेंगे कैसे, लेट ए कॉमा बी रिलेटेड टू, बोलो बेटा, ए कॉमा बी हम लोग सिमेट्रिक में कैसे लिखेंगे बेटा, ये तो एक एलिमेंट है ना, तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी लिख रहे हैं, तो सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी प्रूव करना होता है। भाई इसको तुम एक एलिमेंट मान के चलो ना, तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी में लेके चल रहा हूँ सिमेट्रिक में, और प्रूव क्या करना होगा हमें, बोलो, सी डी रिलेटेड टू ए बी प्रूव करना होगा, ठीक है। अच्छा, जो चीज मैंने लिखी है, जो चीज मैंने लिखी है इसमें, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो भी मैंने लिखा है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए को ऐड करेंगे डी के साथ, सॉरी ए डी, और ब्रैकेट में लिखेंगे बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज, अब की बार क्या करना है, जो अंदर मल्टीप्लाई जो ऐड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, और जो चीज यहां थी वो ऐसे हो जाएगी। किसी को दिक्कत बेटा? नेक्स्ट स्टेप, इस पूरे को यहां उठा के रख दो, इसको यहां उठा के रख दो। हर क्वेश्चन में एक ही चीज करनी होती है भाई, मैंने इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दें बच्चा, बी सी को लिख सकते हैं सी बी, ए प्लस डी को लिख सकते हैं डी प्लस ए डी को लिख सकते हैं डी ए, और बी इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी। भाई ये तो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया बोलो, सी सी डी रिलेटेड टू ए बी बन गया, सी डी रिलेटेड टू ए बी बन गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक हो गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। देखो इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं सारे मैं इसीलिए करा रहा हूँ, क्या करना, जब भी एग्जाम आए तो एग्जाम के पहले इस चैप्टर को मत तैयार करना, इसको अभी खत्म करो। कुछ चैप्टर होते हैं जो टाइम लेते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें दिमाग लगता है, ये दिमाग तो लगाना नहीं, ये तो एक तरीके से प्रूविंग वाले सवाल हैं, तो इनको अभी खत्म कर दो इस चैप्टर को। तो एग्जाम टाइम क्या है, इंटीग्रेशन या और चैप्टर जो हैं जिनमें थोड़ा सा, बात कर लो बच्चा, बात कर ले, है ना, तुम मेरा मेरा वर्तमान चौपट कर दे, तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल है, एकदम मस्त है, मजा है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या टेंशन बेटा, हम लोग जबरदस्ती जबरदस्ती पढ़ा पढ़ा के नंबर तो दिला ही लेंगे, तुम्हारा तो फ्यूचर बन जाएगा, हमारा बर्बाद कर दो तुम 1 घंटा। आगे सुनो बेटा, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद हेडिंग लिखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव।
बिल्कुल लेंगे, जब भी पेयर में होंगे, जब भी पेयर में रहेंगे तो हमें EF लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी है, एंड सी डी रिलेटेड टू EF। अगर ये लिखने के बाद फिर लिखो इम्प्लाइज, क्या था, एडिशन था, क्या था इसका, ए डी ब्रैकेट में बी प्लस सी, ये इक्वल टू था बी सी ब्रैकेट में ए प्लस डी, ये था। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, लिखना बंद करो। तो मैं थोड़ा सा समझो बेटा मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक्चुअली ऐसे करोगे ना, प्रोडक्ट में चीजें दे रखी हैं सॉल्व ही नहीं होंगी। एक काम करो, यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी है ना, तो ये बी प्लस सी इधर लेके आओ, यहाँ डिवाइड करोगे, ये ए डी है, ए डी को उधर ले जाओ क्योंकि यहाँ ए डी है। तो मैं ऐसे लिखूंगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी इक्वल टू ए प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई ए डी। भाई ये डिवाइड में जो है इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, इसके नीचे अलग, उसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, उसके नीचे अलग। तो मैं सेपरेट करूंगा, बी डिवाइडेड बाई बी सी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी, ए डिवाइडेड बाई ए डी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए डी। मेरा डी और ए एक जैसा बन रहा है आज, पता नहीं क्यों। अच्छा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी से डी, वाह मजा आ गया। यहाँ बचा 1/c प्लस 1/b इक्वल टू 1/d प्लस 1/a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सारे बच्चे यहाँ तक करो, तो पहले यहाँ तक करो। अभी मैंने पहला वाला रिलेशन उठाया है, अभी तो दूसरी कहानी बाकी है। दूसरी कहानी में भी ऐसे ही करना है और फिर ऐड कर देना है, मजे ही मजे। फिर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सी एफ ब्रैकेट में आ जाएगा डी प्लस ई। अब की बार मैं ये वाला रिलेशन लेके यहाँ आया हूँ छोटू, ये आ जाएगा डी ई और ब्रैकेट में सी प्लस एफ। भाई यहाँ डी ई है तो डी ई इधर लाओ, ये डिवाइड करेगा डी ई आके। सी एफ, फिर से इसको सेपरेट करो, डी डिवाइडेड बाई डी ई प्लस ई डिवाइडेड बाई डी ई सी एफ। क्या हो गया छोटू, कर लिया, काटो। देखो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ई से ई कैंसिल, सी से सी, एफ से एफ। तुम्हारे पास जो बचा है, एक बचा 1/e, इधर बचा 1/d इक्वल टू 1/f 1/c। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, करो। क्या आ गया तुम्हारा आंसर, नहीं आया? अरे भाई थोड़ी मेहनत करनी बेटा, आलसी नहीं बनना है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत बढ़िया बेटा। ऐड कैसे करेंगे, पहले मैं ये वाली लाइन, देखो जब ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो मैं लिखूंगा 1/c। बहुत बढ़िया, बधाई हो बेटा। शुभम का आ गया होगा तब भी नहीं बोलेगा। हाँ बेटा, हाँ हाँ देख भाई, पूरा करके नहीं आओगे ना, इसमें मार्क्स काटते हैं टीचर लोग, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे थोड़ा सा क्यूट सा करके आओगे, ठीक है, अच्छा सा करके आओगे। और ये बिल्कुल आसान मेथड है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान सा मेथड है। देख भाई फिर कट गया,
1/d से 1/d, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/c से 1/c कैंसिल हो गया। इधर बचा 1/b प्लस 1/e इक्वल टू 1/a प्लस 1/f। एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे बच्चा एलसीएम ले लो, e प्लस बी, यहाँ पे एलसीएम ले लो, f प्लस a डिवाइडेड बाई ए एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई ए एफ इधर लाओ। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो b प्लस ई, इसको a प्लस एफ भी लिख सकते हैं बच्चा, और ये बीई जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये बीई जाके मल्टीप्लाई करेगा। भाई ये क्या बन गया, ध्यान से देखना, बन गया ना एक, बस यहाँ पे भी मैंने सही लिखा है ना लगभग। बहुत बढ़िया बेटा, मजे ही मजे। तो लिख दो, दिस इंप्लाइज ए बी रिलेटेड टू ई एफ, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये तुम्हारा ट्रांजिटिव भी हो चुका है। देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब ये जब सब कुछ है तो लिख दो हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है, अच्छे से करना है। देखो दो दो के बस पेयर वाले हैं तो पेयर में हमें बनाना होगा। डन बच्चा। देखो बच्चा लो एक चीज देखो, ये सवाल हम लोग कर चुके ना, पहले कर चुके हैं। तो सारे बच्चे अपनी नोटबुक की हेल्प लेके पहले तो इसको यहां तक प्रूव कर लो, यहां तक। ठीक, ये सवाल 2 बार बोर्ड में आया, मतलब आया तो मल्टीपल टाइम्स है, लेकिन एक बार तो आया था सिर्फ इतना, एक बार इक्विवेलेंस क्लास और पूछ ली। जब पूरा प्रूव हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास का मीनिंग क्या है, ये फंक्शन कैसा था, 2 सेकंड बेटा लिखना बंद करो तो सुन लो। ये कहता है कि मेरे पास में सेट है, उसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक, कहता है ए और बी दोनों के दोनों वहां से आने चाहिए और उन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर रहना चाहिए। अगर मैं चाहता हूं ना कि अगर 2 नंबर का डिफरेंस इवन नंबर आए, वो तभी हो सकता है या तो दोनों नंबर इवन हो या दोनों के नंबर ऑड हो। इवन ऑड तो होता नहीं है खेल, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर इवन होंगे या दोनों नंबर ऑड होंगे तो वो तो तुमने प्रूव कर लिया, सारा का सारा इतना पार्ट खत्म। इक्विवेलेंस क्लास आर का पूछा, मतलब सबका पूछा। तो जब भी इक्विवेलेंस क्लास पूछी तो पहले तो 1 का निकालोगे तो बच्चा ये ब्रैकेट लगाते हैं, सुन बेटा ये ब्रैकेट लगाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं ए की वैल्यू या बी की वैल्यू सपोज में 1 ले रहा हूं, क्योंकि जो 1 है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं ए या बी कोई भी ले सकता हूं। अगर मैंने मान लो बेटा 1 ले लिया, तो इसके साथ में हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, बी की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, जिससे ए और बी का जो डिफरेंस आए वो इवन नंबर आए। तो मैं एक तो 1 ले सकता हूं, एक में 3 ले सकता हूं, एक में 5, इसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। डन, एक सेट ये बन गया। ये किसका बना, सिर्फ और सिर्फ 1 का बना, 2 का बनाते हैं। 2 जब मेरा इवन नंबर है तो मेरे को कौन कौन से नंबर वहां से उठाने पड़ेंगे, 2 लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, इसके अलावा जा ही नहीं सकते। 3 के बारे में सोचते हैं, 3 ले सकते हैं हम लोग। एक कौन कौन सा लेंगे बोलो बच्चा, एक 1 ले सकते हैं, एक 3 ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं। नेक्स्ट 4 का लेंगे, तो 4 में एक तो 2 ले सकते हैं, एक 4 ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम लोग 5 का लेंगे, 1 में 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, यही तो पूछा था उसने, यही तो पूछा था कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ सबकी। तो इक्विवेलेंस क्लास अगर ध्यान से देखोगे तो जो क्लास इक्विवेलेंस 1 की है वही सेम 3 की है, वही सेम 5 की है, और ऐसे ही 2 की है और 4 की है। समझ में आ गया। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि 1 की लिखी होती है और 2 की लिखी होती है, बाकी की नहीं लिखी होती है। लॉजिक समझ में आया, क्योंकि वो रिपीट कर रही होती है इसलिए नहीं लिखी होती है, ठीक है। जल्दी लिख लो बेटा, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखो। तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व नहीं कराया क्योंकि वो क्लास में पूरा कर चुके थे। क्या बेटा,
अरे बहुत बढ़िया सवाल पूछा बेटा, इसका आंसर दे। सबसे पहला काम है, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। ये कहता है कि एस, रिलेशन एस है, रिलेशन एस इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर, और रिलेशन क्या है बेटा, रिलेशन को एस से डिनोट किया गया है। ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में रिलेशन है ए माइनस बी प्लस रूट टू, एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये तो रिलेशन है। अब पूछा है चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। जब क्वेश्चन चेक करने वाला होता है तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे चेक करना होता है, इसका मतलब वहाँ पे हमें वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले लिखेंगे बच्चा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव लिखने के बाद में लिखेंगे क्या, बोलो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा ए ले लेते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये ले रहा हूं तो यहां से मैं यूज करूंगा कैसे बच्चा, ए माइनस ए प्लस रूट टू। भाई ये तो कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो रूट टू बचा, लिख दो। इज एन इरेशनल नंबर, भाई ये तो एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हेडिंग लिखो सिमेट्रिक के बारे में। सारे बच्चे करना स्टार्ट कर दो खुद से, पहले मैं करूंगा, तुम लोगों की नोटबुक मोटी होगी, साथ साथ में बुद्धि, ठीक है, जल्दी करो। अच्छे से लिखना बेटा। कैसे लिखोगे, लेट, बोलो कैसे लिखेंगे, लेट ए, एस लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हो गया भाई, ये तो एक इरेशनल हो गया। फिर इसका उल्टा करेंगे, बी माइनस ए प्लस रूट टू लिख दो, इज नॉट इरेशनल। अब तुम सोचो कि ये कैसे लिख दिया। जब हम लोग नॉट लिखते हैं, एक्चुअली मैंने क्या किया कि इसको पहले ही चेक कर लिया कि ये किस वैल्यू पे अनडिफाइन हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है, तो मैंने जो वैल्यू ली है उसको नीचे यहाँ पे पुट भी कर दो। किस वैल्यू पे चेक किया था, तो यहाँ लिख दो लेट ए इक्वल टू, ले लो बेटा, कितना वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू ले लो रूट टू, और बी की वैल्यू ले लो वन। तो जैसे ही इसमें पुट करोगे तो ये बन जाएगा वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू। ये तो भाई कट्टी पिट्टी हो गया, ये तो वन आया, लिख दो इज नॉट इरेशनल। ये तो इरेशनल नंबर नहीं हुआ, समझ में आया। देयरफॉर देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब हेडिंग लिखो ट्रांजिटिव। अब हेडिंग लिखो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में ऐसे लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। यही तो लिखते हैं। तो प्रूव क्या करना होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी तुम लिखोगे तो देखो, इसमें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया था ना वैल्यू क्या, कौन कौन सी लेनी है जिस पे अनडिफाइन होगा। तो तुम लिखोगे ऐसे, पहले इसको इम्प्लाइज करके लिखते हैं। मैं लिखूंगा ए माइनस बी प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है भाई, मान लिया।
उसके तुरंत बाद इसके बारे में लिखेंगे। b माइनस सी प्लस रूट टू, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन थर्ड वाला जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा बेटा? a माइनस सी प्लस रूट टू इज नॉट, नहीं देयरफॉर नहीं लिखेंगे, अभी नहीं। जब हम नॉट लिखते हैं ना कहीं बच्चा, तो हमें एग्जाम्पल से दिखाना भी होता है उसको। अब मेरे को बताओ, ये जो मैंने नॉट लिखा है यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? यहाँ पे लूंगा मैं लेट ए की वैल्यू ले लो माइनस टू रूट टू, बी की वैल्यू ले लो बेटा रूट टू, और सी की वैल्यू ले लो माइनस रूट टू। अब चेक करना लास्ट वाले में पुट करके, अगर फर्स्ट वाले में पुट करोगे तो वो इरेशनल आ रहा, सेकंड में पुट करोगे तब भी इरेशनल, और थर्ड में पुट करोगे ये इरेशनल नहीं आ रहा, तो वहां पे पुट करके दिखाओ। तो हम लोग लिखेंगे माइनस टू रूट टू माइनस 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 प्लस रूट टू, ये तो सब कट गया, ये तो भाई जीरो आया, इज नॉट इरेशनल। ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, देयरफॉर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बोर्ड में आया हुआ सवाल है बेटा, कई बार आता है, स्कूल में आएगा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेना। अब जैसे मान लो रूट टू की जगह रूट थ्री आ जाएगा, रूट फाइव आ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से तुम्हें वैल्यू भी चेंज करनी पड़ जाएंगी अपनी, ठीक है? ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो देखो, ना तो ये ट्रांजिटिव है, ना ही ये क्या है, ना ये सिमेट्रिक है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। इतना लिखा, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, इस चैप्टर के एमसीक्यू बचे हुए हैं। चलो एमसीक्यू जब भी कराऊंगा तो एमसीक्यू तो मैं मिक्स करके कराऊंगा, रिलेशन फंक्शन दोनों के एक साथ, और केस स्टडी।